दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 786 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। शिवसेना के विद्रोही विधायकों की संख्या 40 के करीब पहुंचते ही यह स्पष्ट हो गया था कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के रूप में चंद दिनों के ही मेहमान हैं, लेकिन इसका अनुमान शायद ही किसी ने लगाया हो कि उनके त्यागपत्र देने के बाद भाजपा स्वयं सत्ता की कमान नहीं संभालेगी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बजाय एकनाथ शिंदे बनेंगे। भाजपा ने संभवतः ऐसा इसलिए किया ताकि राष्ट्र और विशेष रूप से महाराष्ट्र की जनता को यह संदेश न जाए कि शिवसेना में विद्रोह में उसकी सीधी भूमिका थी और वह हर हाल में महाविकास आघाड़ी सरकार को हटाना चाहती थी। इस अनापेक्षित फैसले के पीछे यही रणनीति नजर आती है कि एकनाथ शिंदे गुट को ही असली शिवसेना के रूप में पेश किया जा सके। यह समय बताएगा कि भाजपा इस उद्देश्य में कितनी सफल हो पाएगी। लेकिन महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के रूप में एक शिव सैनिक के नेतृत्व वाली सरकार बनने से उद्धव ठाकरे की मुश्किलें और बढ़ना तय हैं। अब उनके लिए महाराष्ट्र की जनता को यह संदेश देना और कठिन होगा कि असली शिवसेना की कमान उनके पास है और वही बाल ठाकरे की विरासत के एकमात्र उत्तराधिकारी हैं। यदि वह इस विरासत को सही तरह संभाल रहे होते तो शिवसेना में इतना बड़ा विद्रोह नहीं हुआ होता। यह सही है कि शिवसेना में पहले भी विद्रोह हुए हैं, लेकिन उनसे पार्टी को अधिक नुकसान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बाल ठाकरे एक करिश्माई नेता थे। उद्धव ठाकरे कुछ भी दावा करें, उनमें वह बात नहीं जो बाल ठाकरे में थी। उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लोभ में जिस तरह कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस से हाथ मिलाया, उससे उन्होंने बाल ठाकरे की विरासत को नुकसान पहुंचाने के साथ ही शिव सैनिकों को निराश भी किया। निसंदेह जितना अप्रत्याशित एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री बनना है, उतना ही महाराष्ट्र की नई सरकार से बाहर रहने की घोषणा करने के बाद देवेंद्र फडणवीस की ओर से उप मुख्यमंत्री
पद की शपथ लेना। ऐसा लगता है कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व जिस रणनीति पर चल रहा था उससे देवेंद्र फडणवीस भली तरह अवगत नहीं थे, या फिर अंतिम क्षणों में रणनीति में बदलाव हुआ। सच जो भी हो, शपथ ग्रहण के पहले देवेंद्र फडणवीस को लेकर जो असमंजस उपजा उससे बचा जाना चाहिए था। कम से कम अब तो यह सुनिश्चित किया ही जाना चाहिए कि मंत्रिमंडल का विस्तार और विभागों का बंटवारा सुगमता से हो। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे ही महाराष्ट्र की जनता को यह संदेश जाएगा कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली नई सरकार उसकी उम्मीदों पर खरी उतरने वाली एक सक्षम सरकार है। चेंज। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक हो चुकी है। इसके साथ प्राकृतिक चुनौतियों का दौर भी शुरू हो गया है। प्रदेश में 2 दिनों में 6 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। इनमें से 4 की मृत्यु चारधाम यात्रा मार्ग पर हुई है। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। यह तो मानसून की शुरुआत ही है। जब अभी से प्रकृति अपना ऐसा रूप दिखा रही है तो फिर निश्चित रूप से बेहद सतर्क होने की आवश्यकता है। यह सही है कि प्राकृतिक आपदा को रोक पाना किसी के हाथ में नहीं है। इतना जरूर है कि इसके प्रभाव को कम करने की दिशा में कार्य कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार मानसून के दौरान आपदा की घटनाओं को लेकर सतर्क नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाल ही में दुर्घटना के लिहाज से प्रदेश के 77 अति संवेदनशील क्षेत्रों में क्रैश बैरियर लगाने के निर्देश दे चुके हैं। साफ है कि सरकार भी इस दिशा में अपनी तैयारी कर चुकी है। राहत भरी बात यह है कि चारधाम यात्रा में अब सीमित संख्या में यात्री आ रहे हैं। यात्रा के दौरान वे अपने स्तर पर पूरी सावधानी भी बरत रहे हैं। यात्रियों को सुरक्षित करने के लिए स्थानीय प्रशासन की ओर से प्रयास भी किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग को उन स्थानों पर अधिक ध्यान देना होगा जो आपदा की दृष्टि से अधिक संवेदनशील हैं। पूर्व में जिन स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं वहां विशेष निगरानी रखी जाए। इसके लिए ऐसे स्थानों के निकट राज्य आपदा मोचन बल के कर्मियों को तैनात किया जा सकता है। सरकार ने भूस्खलन के कारण बंद होने वाले मार्गों को जल्द खोलने के लिए जीपीएस युक्त जेसीबी तैनात करने का निर्णय लिया है। आवश्यक है कि इसके साथ ही चेतावनी तंत्र को विकसित किया जाए ताकि कहीं भी भूस्खलन व अन्य प्राकृतिक आपदा आने की स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा से लेकर राहत व
बचाव कार्य से संबंधित विभागों को अलर्ट किया जा सके। उद्देश्य यह कि आपदा को न्यून किया जा सके। इससे अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों के मन में सुरक्षा का भाव भी आएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि पुलिस, लोक निर्माण, पर्यटन, परिवहन व आपदा प्रबंधन विभाग ने आपदा से निपटने के लिए जो तैयारियां की हैं उनका असर धरातल पर नजर आएगा। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।